Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. तो पहला लेक्चर होने के बाद हमने पिछले लेक्चर में चार्ज वार्ज निकालना सीखा था। लास्ट सवाल हम यहाँ तक आ गए थे, हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। हमने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी थी कि चार्ज पहले पता चला था खाली चार्ज के बारे में 1751 में उसके नेमिंग हुआ था, पॉजिटिव नेगेटिव, उसकी फ़िलासफ़ी के बारे में जाना। तो पहला लेक्चर इस लिहाज से बड़ा इम्पॉर्टेंट है बच्चे कि आपको वहाँ बहुत सारी बातें मैंने हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताई, कौन सी चीज़ कब हुई है, फिर कौन सी प्रॉपर्टी कब आई, किसके बाद कौन सी आई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। इसके बाद मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो कि फोर्थ प्रॉपर्टी आई थी, क्यू इज इक्वल्स टू एनी, जहाँ से पता चला, यानी कि आपकी अब जो हम सच बात जानते हैं, अब तो हम जानते ही हैं एटम होता है। एटम में बच्चे क्या होता है, अगर आप देखें तो वही है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आप पूरा इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। और इस पे ये पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में, और ये इलेक्ट्रॉन, और ये ऐसे रिवॉल्व करते हैं, शेल वगैरह आप जानते हैं। यानी कि अगर बॉडी से आना जाना होगा चार्ज का, तो वो इलेक्ट्रॉन का आना जाना होता है, ठीक है। और ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला था, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, जो कि 1912 में हुआ था। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो बहुत बाद में आई है। खैर, अब तो हम सब बातें जानते हैं, सारी बातें कैसे होता है, क्या होता है, ये हमने पहला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था। जिस बच्चे ने देखा नहीं है, एक बार आप लेक्चर देखो, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। फिर आपके सवाल बनने बहुत आसान। जब ये चैप्टर मैं ख़त्म कर रहा हूँगा, जब ये चैप्टर आप पूरा पढ़ के इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर तक आप ये ख़त्म कर रहे होंगे, जो लेक्चर ऑलरेडी डले हुए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, अपन इस साल के हिसाब से मैं फिर से बनाऊंगा सारे लेक्चर। तो ये नया एडिशन होगा, पुराने वालों को हम थोड़ा सा साइड कर देंगे और ये नया कंटिन्यू रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने जो भी बच्चा, क्योंकि अपना मेरा मोटिव है कि ज़्यादा बच्चों तक मैं पहुंच पाऊँ, एजुकेशन को पहुंचा पाऊँ। और इसमें आप सबकी हेल्प लगेगी, जितने बच्चे सिंसियरली, जिनको लग रहा है कि यार यहाँ अच्छा समझ में आ रहा है, वो बच्चे रिकमेंड कर सकते हैं अपने साथ वालों को, अपने दोस्तों को, कि भाई एक बार यहाँ से पढ़ के देख लो, क्या पता आपका अच्छा हो जाए। तो हमारा मेन मोटिव है कि सब्जेक्ट पहुँचे जो गरीब बच्चा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता। दिस इज़ बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स जो गांव में हैं, जो मज़दूर के बच्चे हैं, जिनकी जो इतना पे नहीं कर पाते, और जिनको वो अच्छी स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं मिल पाती। तो ये मेरा मोटिव है, जो मेरी लाइफ का मोटिव है, वो यही है कि उन तक वो बात पहुँचे। खैर, अब हम लेक्चर 2 शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ज़्यादा बातों में घुसने की ज़रूरत नहीं है, काम पहुंचना चाहिए। तो जब आप वो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप एक एक सवाल बना रहे होंगे ईजिली। तो हम शुरू करते हैं बच्चे। तो अपन बात करते हैं, अब ये तो बात हम कर चुके हैं, अब आगे बात करते हैं थोड़ा कि ये पढ़ लिया मैंने, क्या पढ़ लिया, मैं एक बात जानता हूँ कि क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, यहाँ तक मैं जान चुका हूँ बातों को। ई क्या है तुम्हारा? फंडामेंटल चार्ज, ये तो पढ़ा है तुमने। क्या है जी? फंडामेंटल चार्ज आप कहेंगे, ठीक है। और एन क्या है? इंटीजर तुम्हारा, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो सकती है तुम्हारी? 1 2 3, ये तो हम जान के आए हैं, कितनी कितनी। और क्यों हो गया चार्ज, ठीक है। पर क्या ये सबसे छोटी यूनिट है? नहीं, इससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं। कौन सा होता है? क्वार्क पार्टिकल। तो अब हम किसके बारे में जानेंगे? हल्का सा जिक्र है बस, ताकि आपको बस वो इंफॉर्मेशन रहे। क्वार्क पार्टिकल किसके बारे में बच्चे? क्वार्क पार्टिकल। क्वार्क पार्टिकल का जो लाइफ स्पेन होता है ना, ये क्या होता है? बहुत छोटा होता है, स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल। यानी कि ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। आपने फंडामेंटल चार्ज की जो डेफिनेशन होती है ना, जो इसकी डेफिनेशन होती है, इसको हम कहते हैं कि विच, ये स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन फ्रीली एग्जिस्ट इन नेचर, विच कैन फ्रीली एग्जिस्ट इन नेचर। डन है ये वाली बात। लेकिन ये इसका टाइम जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर क्या चक्कर है? कितनी तरह के होते हैं जो क्वार्क पार्टिकल होते हैं। वो आपको बस ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, ज़्यादा दिमाग में लोड नहीं लेना है।
तो जो इन्फॉर्मेशन है बच्चे, वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है, अप डाउन, ये नाम है इसके, 6 क्वाड पार्टिकल होते हैं, टॉप बॉटम, ठीक है जी, चार्म और स्ट्रेंज, चार्म और स्ट्रेंज, डन है, इतनी सी बात है। अब इसका चार्ज कितना होता है, +2/3e, और इसका होता है डाउन, ये नीचे वाली लाइन, -e/3, यानी कि इन सब का ये वाला, इन सब का ये, इन सब का ये। लेकिन मैं जो काम के हैं मेरे लिए ये वाले काम के हैं, अप डाउन। क्यों? क्योंकि मेरे से कई बार सवाल ये आ जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ये किन किन पार्टिकल से मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की नहीं, खाली किसकी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है, सब हायर स्टैंडर्ड की फिजिक्स है, ठीक है ना, पर हमें कुछ कुछ बातें बस ध्यान रखनी है। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +e, कितना होता है जी, +e। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये अप्लाई करो, तो कितने अप वाले और कितने डाउन वाले दोनों पार्टिकल मिलके +e बना सकते हैं। आपके दिमाग में तुरंत आ रहा है कि सर 2 ये ले लो और 1 ये ले लो, काम हो जाएगा। यानी कि सर ऐसा कर लो, 2/3e, 2/3e, 2/3e और -3/3 आ गया सर, 3/3, यानी कि सर +e। तो इसका मतलब UUD, यानी कि ये प्रोटॉन की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। बस यही आता है सवाल पूछना कि प्रोटॉन की कॉन्फ़िगरेशन बताओ, UUD, UDU, DDU ऐसे करके दे देगा। डन। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चे, 0। तो आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या कहेंगे, सर एक इसको ले लो, दिख रहा है, तो इसको ले लो, बन गया, यानी कि UDD, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देख लो, 2e/3 -e/3 -e/3, तो ये कितना हो गया जी तुम्हारा, 0। डन है। बस यही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है तुम्हारा, कुछ मैं बातें आपको लिखता हूँ, आप अपनी कॉपी पे लिखना शुरू करें, ठीक है, मेरे साथ साथ, फिर हम चीज़ें देखते हैं और हर एक बात का आंसर देंगे। चार्ज, पहले एक बात लिख देता हूँ मैं, चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड, बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग लेनी है, एसोसिएटेड विद मास, बिल्कुल क्लास वाली, कि जैसे क्लास चल रही हो। तो आप लिखते रहो मेरे, मैं बताता रहूँगा, बोलता रहूँगा, तो आपको वो हर एक बात पता चलती रहेगी। तो आप ये ऑप्शन लिख लें एक बार के लिए, फिर कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है, हम उसके बारे में बात करेंगे, और इसी पे ही सवाल आ जाते हैं फिर बन के। और m इज़ नॉट इक्वल टू 0। तीसरा, चार्ज को 0 ले लो और मास को एक जगह 0 और एक जगह नॉन 0, ये लिख लिया आपने, डन। अब थोड़ा पेन अपना रखें और बस मेरी बात को सुने। चार्ज हमेशा एसोसिएटेड होगा मास के साथ। चार्ज हमेशा कैसे एसोसिएट होगा, मास। अगर मास तुम्हारा ज़ीरो है और चार्ज नॉन ज़ीरो है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आप पहला पॉइंट देखें, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि चार्ज है बट मास इज इक्वल टू 0, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। डन है। दूसरी लाइन देखो, चार्ज इज नॉन ज़ीरो, मास, हाँ ठीक है, कोई भी चार्ज बॉडी हो सकती है, एनी चार्ज बॉडी। फिर इसकी बात करें अगर, क्यों क्या है तुम्हारा 0, चार्ज क्या है 0, मास नॉन ज़ीरो, तो न्यूट्रॉन जानते ही हैं आप, न्यूट्रॉन का मास होता है लेकिन चार्ज क्या होता है 0। और ये चार्ज भी 0 मास भी 0, ये क्या होता है, आपने नाम सुना हो तो, नहीं तो आगे जाके सुनोगे आप, फोटोन,
क्या? फोटोन। किसने थियरी दी थी? आइंस्टाइन ने दी थी। कौन सी? फोटोन थियरी। कि लाइट जो है वो फोटॉन्स से मिलके बनी हुई है। उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया था। ये सारी बातें खैर अभी के लिए बस याद रखो, ये सारी बातें, क्योंकि लास्ट में मॉडर्न में जाके हम पढ़ेंगे सारी बातें ये फोटोन वाली, तब आपको समझ में आ जाएगा। हल्का सा जिक्र 8वें चैप्टर में भी करेंगे, जब EMBA पढ़ाऊंगा मैं तब भी जिक्र करेंगे आपके साथ। खैर अगला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चे। अगला पॉइंट लिखना शुरू करें आप लोग। अगला पॉइंट है भाई, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। समझ रहे हैं आप? चार्ज कैसा है? इनवेरिएंट। अब ये सर ये क्या टर्म आ गई? ये टर्म ही समझ नहीं आ रही सर, इनवेरिएंट। देखो भैया, सीधी सी बात है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करना, और फिर मुझे लगता है पूरा आपके समझ में आ जाएगा। ये दो फ्रेम है। क्या है ये? दो फ्रेम। इसको S मान लो, इसको S डैश मान लो। अभी सारी बातें समझाऊंगा। फ्रेम ब्रेम कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, ये क्या बना दिया मास्टर ने। और ये चार्ज मैंने ले लिया, मान लो +2 कूलाम, ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो एक ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर इस फ्रेम में है। ये ऑब्जर्वर को A मान लो, ये ऑब्जर्वर B मान लो। चार्ज वही है Q, कितना? +2 कूलाम। और ये वाला जो फ्रेम है वो कितने से मूव कर रहा है? मान लो 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये वाला क्या है? फ्रेम रेस्ट में। फ्रेम मूव करने का मतलब है कि तुम्हारा जो ऑब्जर्वर है वो मूव करा रहा हूँ मैं। फ्रेम मूव कराने का मतलब ये है। कहने का मतलब ये है, मैं ये तो स्टैंडर्ड मैंने ऐसे बना दिया, मतलब ये अगर आप इसको भी भूल जाओ तो ये ऑब्जर्वर रेस्ट में, और ये ऑब्जर्वर को अगर मैं मूव करा दूँ 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, तो चार्ज की जो वैल्यू होगी ना बेटा, चार्ज की जो वैल्यू वो इतनी ही रहेगी, +2 कूलाम, इस ऑब्जर्वर के लिए भी और इसके लिए भी। जैसे आप 11th क्लास के बारे में सोचो, थोड़ा थोड़ा फील दिलाता हूँ तुम्हें। देखो, जैसे तुम 11th क्लास के बारे में देखते थे, तो जैसे अगर मान लो कि ये गाड़ी है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे, ठीक है। सो जो ये कार मान लो, सो एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होता था? AC माइनस ए, ऐसे तो लिखते थे हम वेक्टर। अब AC कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2, किधर? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, चलो। और -A का तो 0 है, तो कितनी आई वैल्यू? 2 आई। लेकिन अगर मैं ये ऑब्जर्वर जो है ये इधर मूव करा दूँ, कितने से? मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये B ऑब्जर्वर है, ये भी इधर ही मूव कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगा? AC माइनस AB। इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो AC भी +2 हो जाएगा, माइनस AB भी +2 हो जाएगा, कितना आएगा? 0। क्या एक्सेलरेशन बदला? नहीं बदला, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मैं बात कह रहा हूँ, ये कितने से भी मूव करे, ये कितने से भी मूव करे, चार्ज इनवेरिएंट रहता है, चार्ज नहीं बदलता। यानी कि चार्ज जो है वैल्यू, जो चार्ज की वैल्यू है विल बी सेम फॉर बोथ ऑब्जर्वर। यानी कि इस बात को कैसे लिखेंगे बच्चे? चार्ज विल बी सेम फॉर बोथ ऑब्जर्वर। कौन कौन सा? A एंड B, दोनों के लिए सेम है। यानी कि चार्ज फ्रेम इंडिपेंडेंट है। एक और लाइन लिखी जा सकती है, चार्ज क्या है? चार्ज क्या है जी? फ्रेम इंडिपेंडेंट। ये बात समझ रहे हैं बच्चे आप? चार्ज कैसा है बच्चे? फ्रेम इंडिपेंडेंट। अब मास की अगर बात करें, यहीं लगे हाथ मास की बात कर लेते हैं। अगर आप मास के बारे में बात करें तो आइंस्टाइन की बड़ी फेमस इक्वेशन, ये कैसा है जी? वेरिएंट। मतलब ये फ्रेम डिपेंडेंट है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। कैसे? जैसे m = m0/√1 - v²/c²। ठीक है। मास का क्या सीन है? मास वेरी करता है। क्या वेरी करता है? मास वेरी करता है। डन है कि अगर जो तुम्हारा मास है, जो तुम्हारा
मास है वो तुम्हारा क्या स्पीड के साथ वेरी करेगा, लेकिन चार्ज तुम्हारा क्या है, इनवेरिएंट। चार्ज कितनी भी स्पीड से चले किसी भी ऑब्जर्वर के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लेकिन मास का है तुम्हारा वेरिएंट, मास चेंज होता है। m=m0/1 - v²। ये आइंस्टाइन की बड़ी फेमस इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है जी ये? आइंस्टाइन की। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप सब लोग जानते ही हैं क्या लिखना। ये बेसिक बेसिक बातें हैं, अभी बेसिक बात चल रही है। तो यहाँ तुम्हारी चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज के बारे में चीज़ें ख़त्म होती हैं। अब हम आगे शुरू करते हैं, थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगला टॉपिक शुरू करते हैं हम इसमें, जो कि इम्पॉर्टेंट है, मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या शुरू करते हैं जी? मेथड ऑफ चार्जिंग। अब मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है? पहला पहला क्या है जी? फ्रिक्शन। क्या है पहला? फ्रिक्शन, या चार्ज बाई रबिंग बोल देते हैं इसको। तो इसमें क्या करते हैं आप, हम जब रब करते हैं व्हेन, ठीक है जी, वन बॉडी विद अदर, विद अदर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आर ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। किसका ट्रांसफर होता है जब हम रब करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का। आपने देखा होगा, आप ऐसे बचपन में बड़ा जादू देखा होगा। पेन पेन है, पेन को आप अपने बालों में रब करते हैं, रब करने पे फिर एक कागज़ को टुकड़ों में कर लेते हैं, और टुकड़ों के जब पास आप लेके जाते हैं अपनी पेंसिल को, तो वो उसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो आपने रब किया, रब करके आपने क्या किया, अपने पेन को चार्ज किया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। अब अब सवाल जो पैदा होता है वो ये होता है, थोड़ी बात को आगे बढ़ाते हैं। आप कहोगे कि हाँ बात तो सही कह रहा है इंसान, दो बॉडी है मान लो ऐसे कोई रैंडम, ये B1 ये B2, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा इन दोनों को मैंने क्या किया बच्चे, रब किया। इतना भी सही है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा सर किस वाली से किस वाली की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे? हाउ विल आई आइडेंटिफाई? कैसे जी? हाउ विल आई आइडेंटिफाई? भैया मैं कैसे, कुछ सवाल जो खड़ा हुआ दिमाग में वो ये हुआ कि भैया मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि विच वन गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड विच वन गेट्स नेगेटिव चार्ज, कौन सा पॉजिटिव एंड कौन सा नेगेटिव होगा? तो उसके लिए बातें तो आगे आएंगी, लेकिन अब हम जानते हैं फिजिक्स लगभग सारी इसके बारे में। देखो जैसे मान लो ये मेटल है, क्या है ये? मेटल। सुनना आप बात को, मेटल है, इस मेटल के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेटल के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो क्या मूव करते हैं, रैंडम मूव करते हैं मेटल के अंदर। लेकिन मेटल से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती उनको, लेकिन मुझे मेटल से बाहर निकालना है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, इनको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब एनर्जी दी, एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यहाँ से बाहर निकल गया। तो इसीलिए जब बॉडी से आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आप रब करते हैं, तो क्या करते हैं आप, एनर्जी का ट्रांसफ़र। तो एनर्जी किसको मिलती है, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, यानी कि मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरी बॉडी पे चला जाता है। तो अब बात क्या है, इसको यहाँ से निकालने के लिए एक टर्म डिफाइन करी गई, वर्क फंक्शन। आगे आके जाके आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे, जब मैं फोटोन थ्योरी पढ़ाऊंगा आइंस्टाइन वाली, तब। अभी के तो बेसिक एक चीज़ होती है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन ये है कि मिनिमम, आपको बाहर इसकी डेफिनेशन से समझ आ जाएगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू come out from surface।
यानी कि वर्क फंक्शन का मतलब है कि वो मिनिमम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, यहाँ पे मान लो लेट्स सपोज मैं कह दूँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वर्क फंक्शन की वैल्यू है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी कि 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इतनी एनर्जी आपको इसको देनी पड़ेगी, इसको अगर बाहर निकालना है, ये मतलब है इस बात। ठीक है, अब चलो ये तो बात समझ में आई सर कि अच्छा ठीक है, ये एक सेपरेट चीज़ हो गया। अब सर इसको यहाँ कैसे लिंक करेंगे? अरे भाई ये भी तो बॉडी है। जब इन दोनों को आप रब करोगे, रब करेंगे तो जिसका वर्क फंक्शन, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरे सेंटेंस को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, आराम से सुनना, इत्मीनान से। आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसका वर्क फंक्शन कम है, मैं ये मान लूँ, लेट आंसर दे देते हैं, इस बात का आंसर दे देते हैं, लेट वर्क फंक्शन ऑफ B1 इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ B2। कोई दिक्कत? आप कहेंगे ठीक है सर, मान लो, कोई बात नहीं। अगर इसका वर्क फंक्शन कम है तो B1 में जो इलेक्ट्रॉन है उसको कम एनर्जी चाहिएगी। वर्क फंक्शन का मतलब है कम एनर्जी चाहिएगी। कम एनर्जी चाहिएगी तो जब आप रब कर रहे होंगे तो आप एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, तो कम एनर्जी किसको चाहिए, B1 वाले को, तो B1 वाला जल्दी आ जाएगा बाहर निकल के। तो इसका मतलब अगर ये वाली सिचुएशन है तो इसका मतलब जब आप रब कर रहे होंगे तो ये B1 है, इलेक्ट्रॉन किसके इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होंगे। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन, अब आप ध्यान से देखना, ये बॉडी कौन सी है, B1, ये बॉडी कौन सी है, B2। अगर B1 से इलेक्ट्रॉन आए, B1 से इलेक्ट्रॉन आए तो B1 पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ से गया है, तो क्या बचेगा, पॉजिटिव। तो ये क्या, ये कल पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी, क्या आया, पॉजिटिव। बहुत आराम से, इत्मीनान से, अगर किसी के समझ ना आ रहा हो तो वो पीछे लेक्चर जाके देख सकता है। पर सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन आएंगे, नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इसके ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे तो इस पे क्या, कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमारे पास स्टैंडर्ड तरीका है आइडेंटिफाई करने का। अब इसके ऊपर जैसे सवाल कैसे आएगा सर, सवाल देखो, जैसे सवाल देख लो, एक ये सवाल देखो आप, ये सब्सटेंस है, कौन कौन से रब किया आपने, ध्यान से पढ़ें आप, पी और क्यू है, उसको रब किया। फिर किसको रब किया बच्चे, पी और आर को रब किया। किसको रब किया, पी और आर को। अब जैसे पहले वाले की बात देखें आप, पहले वाले को देखो ये क्या कर रहा है, पहले वाले सब्सटेंस एक्वायरिंग, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पी ने एक्वायर किया, नेगेटिव चार्ज क्यू ने एक्वायर किया जब इन दोनों को रब किया। ठीक है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ से मैं एक बात लिख सकता हूँ, टू वर्क फंक्शन ऑफ पी इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ क्यू। आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही है। अगर पी और आर को रब किया तो इस बार कितना है तुम्हारा, आर का वर्क फंक्शन कम है, यानी कि पी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही है। अब ये कह रहा है आपसे कि व्हेन क्यू इज रब्ड विद आर, जब क्यू को आर के साथ रब किया गया तो किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव। समझ में आया सवाल? आप मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात सोचो, कंपैरिजन का सवाल है। डब्ल्यू पी डब्ल्यू क्यू से क्या है, कम है। डब्ल्यू पी किससे कम है, डब्ल्यू क्यू से कम है। ठीक है, और ये वाला जो डब्ल्यू आर है वो डब्ल्यू पी से भी कम है। आप समझ रहे हैं? अगर मैं इसको ऑर्डर में लगाऊं तो आपको नहीं लगता ऑर्डर ये बनेगा, डब्ल्यू क्यू से कम डब्ल्यू पी और डब्ल्यू पी से कम डब्ल्यू आर। ठीक है, आप किसको रब कर रहे हो, क्यू और आर को, इसको और इसको। यानी कि मैं ये नहीं लिख सकता डब्ल्यू आर विल बी लेस देन, यानी कि आर कैसा होगा जब इनको रब करोगे, तो पॉजिटिव चार्ज। इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो ये तो छोड़ेगा नहीं, ये तो लेगा भैया। क्यों, कौन सा होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये आपका आंसर आएगा, आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव चार्ज। डन है जी? ठीक है, अगले मेथड की तरफ चलते हैं। अगला मेथड है कंडक्शन वाला। कौन सा मेथड है जी, कंडक्शन वाला, चार्ज बाई कंडक्शन। सेकंड,
कंडक्शन। तो चार्ज बाई कंडक्शन बच्चे क्या है, आप नोट्स बनाते रहें और ये प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपने, ठीक है ना। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे या नोट्स अपने कंप्लीट कर लेंगे ये फिज़िक्स फॉर यू से, तो मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि आप थियोरेटिकल बहुत मजबूत हो जाएंगे, आप न्यूमेरिकली बड़ा सवाल छोटा बनाने लग जाएंगे और अपने मॉड्यूल के रेस्पेक्टिव कोचिंग चाहे कोई भी हो XYZ आप आराम से बना लेंगे मॉड्यूल। चले अब हम किसकी बात करते हैं, हम कंडक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो कंडक्शन का क्या है कि यहाँ जो है, एक तो रबिंग वाला हमने पढ़ लिया, रब कर रहे थे वहाँ, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ है बात क्या है कि ट्रांसफर जो होता है, ट्रांसफर ऑफ किसका, चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज कैसे होता है, बाय कांटेक्ट, ठीक है, ऑफ टू कंडक्टर बच्चे, यानी कि दो कंडक्टर लिए आपने, कैसे, ये क्या बात कह रहे हो सर। देखो भैया ये बात कुछ ऐसी है कि मान लो इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है, तो जब आप, ये इनिशियल सिचुएशन है, अलग अलग लिख देते हैं, अपना कुछ नहीं जा रहा, समझ में बेहतर तरीके से आना चाहिए बस। और फाइनली आपने क्या किया, इनको टच किया, टच करने का मतलब है या तो टच किया है, सिंपल एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इसको भी टच ही मानते हैं, कंडक्टिंग वायर है उससे आपने इसको कनेक्ट कर दिया। और बच्चे इसकी रेडियस है R1 और बच्चे इसकी रेडियस है R2, Q1 R1 और Q2 R2। तो जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया तो चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा। कब तक फ्लो होगा, टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। कब तक फ्लो करेगा, अगर मैं इस बात को थोड़ा सा रेड वाले पेन से लिख देते हैं, चार्ज क्या करेगा भैया, फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा, टिल द पोटेंशियल बिकम इक्वल, टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तब तक क्या फ्लो करेगा जी, चार्ज फ्लो करेगा। अब तो सर फिर कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका क्या है, अब ये क्यों सर टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, ये जब हम कंडक्टर पढ़ रहे होंगे तब मैं इस बात का वापस से जवाब दूंगा आपको। क्या जवाब दूंगा इस बात का, वापस से। डन, अभी के लिए आप इतना याद रखें कि टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। और दूसरी बात ये फॉर्मूला याद रखें, अभी के लिए याद रखें बस, क्यों कैसे अपने दिमाग में इतने सवाल नहीं लेके आने। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। ये बात आप अभी के लिए याद रखें, क्यों कैसे कब, वो जब चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको सारी बात पता चल जाएगी। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी जमा भी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता फाइनली चार्ज कितना आया, तो मैंने फाइनल मान लिया इसके ऊपर Q1 और बच्चे इसके ऊपर Q2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, आप कहेंगे बात तो सही है भाई। अब टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, यानी कि इसका मैंने V1 माना और इसका मैंने मान लिया V2, ऐसे इन जनरल ये R1 है और ये बच्चे क्या है R2। तो पोटेंशियल जब तक इक्वल ना हो जाए, यानी कि V1 जब V2 के बराबर हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा V1 बच्चे KQ1, भाई इसके ऊपर चार्ज क्या है, ये है ना KQ1, तो इसमें रखो Q की जगह क्या आ जाएगा Q1, तो ये क्या आ जाएगा KQ1/R1 विल बी इक्वल्स टू KQ2/R2। और K क्या है, ये भी आपको इससे अगले लेक्चर में जब हम कॉलम्स लॉ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा K क्या है। K कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो इतनी ज़्यादा लोड नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी अभी के लिए, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में कट जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। तो यानी कि यहाँ से मुझे एक इक्वेशन बनी R1, मैं इसको बाद में भी बता सकता था जब कंडक्टर, असल में ये टॉपिक कहाँ आना चाहिए, कंडक्टर जब पढ़ाते हैं, लेकिन क्या है NCERT है जो कोई, तो मेथड ऑफ चार्जिंग में कंडक्शन आता है, तुम्हारा फ्रिक्शन आता है और इंडक्शन आता है, तो बताने तो पड़ेंगे, कि मेथड तो बताने पड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ इसको थोड़ा सा बता देते हैं पहले वाली इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, जबकि ये वापस कंडक्टर में वापस से आता है, तो इतना माथे पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। डन है, तो जी ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। अब मैं एक बात तो जानता हूँ
कि Q1 प्लस Q2 किसके बराबर होगा, Q टोटल। और Q टोटल कितना है, अगर आपने Q टोटल की बात करूँ तो ये है जी Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 रहेगा तो टोटल चार्ज के बराबर ही ना भाई। ये जितना चार्ज है ये जो डिस्ट्रीब्यूट होके आएगा ये उसके बराबर ही तो होगा, अलग से थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये इक्वेशन लिख ली हमने सेकंड। अभी इसके ऊपर सवाल करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो भैया ज़रा एक बार रखना, बड़ा अच्छा सा रिजल्ट निकल के आएगा। Q2 की जगह रख दो आप Q1 R2 बाई R1 विल बी इक्वल्स टू Q टोटल, यानी कि Q1 भैया कॉमन ले लो और एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा जी, R1 प्लस R2 बाई R1 विल बी इक्वल्स टू Q टोटल। तो बच्चे Q1 कितना बना तुम्हारा, विल बी इक्वल्स टू, देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल। डन है। सिमिलरली बच्चे जब आप Q2 के लिए सॉल्व करोगे तो Q2 के लिए क्या आ जाएगा, R2 बाई दोनों रेडियस को जोड़ दो इंटू Q टोटल। ये याद रखना है, याद रखना है, सीधा सवाल आता है, याद रखना है, नीचे लिख लेना, याद रखना है भैया, क्या करना है, याद रखना है, फालतू का मत्था नहीं मारना, याद रखना है। याद कैसे रखोगे, रटना नहीं है कि आंख बंद करके रट रहे हो, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते करते चीज़ें अपने आप याद हो जाती है, फोर्सफुली नहीं याद करना कुछ भी। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो सवाल आया, आपसे सवाल क्या पूछा, सवाल कहने लगा आपसे कि एक गोला है, क्या है, एक गोला है, ठीक है। इस गोले के ऊपर चार्ज है 10 कूलम, वही कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके ऊपर -5 कूलम, और इसकी रेडियस हमने मान ली r, इसकी मान ली हमने लेट्स सपोज जी 4r। डन है। और ये ऐसे सवाल बना दिया, ये स्विच है, तो आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच स्फीयर, चार्ज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर कनेक्टिंग स्विच, आफ्टर कनेक्टिंग स्विच। तो मुझे पता है, मुझे मेरे मास्टर ने एक फॉर्मूला याद आता है मुझे, आफ्टर कनेक्टिंग Q1 बाई R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल। मतलब याद करने का तरीका भी देख रहे हो आप, Q1 है तो यहाँ R1 आएगा, उसी की रेडियस आएगी, और डिवाइड टोटल रेडियस R1 प्लस R2, तो ये कितना हो जाएगा, R अपॉन R प्लस 4R इंटू Q टोटल कितना है जी, 10 माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू 1/5 इंटू प्लस 5 इज इक्वल्स टू प्लस के 1 कूलम। और Q2 कितना बचा जी, 4R अपॉन 5R, R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल कितना है जी, 5 कूलम। कट गया जी, कितना आया, प्लस के 4 कूलम। और ये तो मुझे पहले ही पता था, ये कितना हो गया, 1 कूलम। टोटल चार्ज कितना बन रहा है, 5 कूलम, तो Q2 कितना होगा, 4 कूलम। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये दो गोले हैं, आफ्टर कनेक्टिंग, इस वाले सवाल के हिसाब से Q1 पे चार्ज कितना है जी, इस पे आएगा +1 कूलम और इस पे आएगा +4 कूलम। ये इसका आंसर होगा, ये अरेंजमेंट होगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। तो ये एक मेथड है किसका, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज वाला, ठीक है जी। अगला सवाल देखो, जैसे सवाल आ गया क्या जी, इस प्रॉपर्टी का नीट ने भी इस्तेमाल किया था 2025 में, इसका कि टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। असल में ये प्रॉपर्टी किसकी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी किया था, वो सवाल भी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ लेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, आपके मॉड्यूल्स में जो भी रेस्पेक्टिव आप कोचिंग कर रहे होंगे उसके मॉड्यूल्स में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, ठीक है। तो अभी आप सवाल देखो, देखो ब्यूटी देखो सवाल की। ये गोला है, ये मैं कई गोले बना लेता हूँ, मान लो 4 गोले बना लिए, चलो A B C D। डन है। इसके ऊपर चार्ज दिया मैंने 0 कूलम, मतलब न्यूट्रल है,
यहाँ दे दिया 20 गुलाम, यहाँ दे दिया 20 गुलाम, ठीक है, और यहाँ दे दिया 5 गुलाम। डन है। अब है क्या, और सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। ऑल स्फेयर आर आइडेंटिकल। पहली बात, आपने क्या किया, डी, जो डी है तुम्हारा, सॉरी डी है कौन सा, ए बी सी डी, हाँ ठीक है, तो डी को नहीं, ए को, ए को क्या किया आपने, ए फर्स्ट, ठीक है, कम्स इन, डी को भी ले सकते हैं, प्रोसेस सेम ही रहेगा, बस इधर से करूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान पड़ेगी, इधर से करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी वो आपके समझ में आ जाएगा। ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भाई उससे क्यों नहीं, किसी को भी कनेक्ट कर लो, इसको पहले इससे कर लो फिर इससे करो, आप समझ जाओगे। ए फर्स्ट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ए, विद ए, ठीक है, देन विद, सॉरी ए के कॉन्टेक्ट में कैसे आएगा, बी के, देन बी विद सी, देन सी विद डी, ऐसे करते जा रहे हैं। तो आपको फाइनल चार्ज बताना है सबके ऊपर कितना आएगा, फाइनल चार्ज। अब देखो भाई, आप खुद एक बात सोचो, अगर आइडेंटिकल है तो Q1 क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल मतलब रेडियस R जमा R, दोनों बार यही आएगा, R1 भी R ही है, R2 भी R है, इंटू Q टोटल, तो यहाँ से आएगा Q टोटल डिवाइड बाई 2, यानी कि जितना भी चार्ज है Q1 और Q2 दोनों पे उसका आधा आएगा, नहीं आएगा, ये फॉर्मूला बता रहा है। आप कह रहे हो हाँ सर, एक बात आई समझ में। अब क्या करें सर, देखो भैया, ये ए और बी है, ये ए और बी है, आपने इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट करने के बाद आपके पास क्या आया, ये आया, डन। ये कनेक्ट किया आपने, ये क्या है तुम्हारा ए है, ये क्या है तुम्हारा बी है, टोटल चार्ज कितना है 20 डिवाइड बाई 2, यानी कि 10 गुलाम इसके ऊपर, 10 गुलाम इसके ऊपर। फिर आपने इसको किससे कनेक्ट किया जी, सी से, और सी के ऊपर चार्ज कितना है 20 गुलाम, यानी कि टोटल चार्ज कितना बना तुम्हारा 30, यानी कि कनेक्ट होने के बाद बी और सी, बी पे कितना चार्ज आया 20 प्लस 30, सॉरी 20 प्लस 10, 30, 30 बाई 2 15 गुलाम, इस पे भी कितना है 15 गुलाम। फिर आपने क्या किया, सी को किससे कनेक्ट किया, डी से, कोई बात नहीं करते रहो, इसके ऊपर 5 गुलाम। तो ये जब आपने कनेक्ट किया तो कितना, सी और ये कनेक्ट होने के बाद सी पे कितना आएगा, दोनों को जोड़ो, जोड़ के आधा कर दो और दोनों को दे दो, यानी कि प्लस 10 गुलाम प्लस 10 गुलाम, यानी कि सी और ये डी, यानी कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर चार्ज प्लस 10 गुलाम, इसके ऊपर प्लस 10 गुलाम, बी के ऊपर प्लस 15, और शुरुआत में ए के ऊपर प्लस 10 गुलाम। आप अगर, मैं जो आपको कह रहा था, आप अगर यहाँ इन दोनों को मिलाते, मान लिया आपने डी से शुरू किया, डी को सी से टच किया, यानी कि 25 बाई 2, यानी कि कितना चार्ज आता, 12.5, 12.5। तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती, बस फिर सी को आपने इसको मिलाया मान लो तो 20 और 12.5, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं, तो टेंशन लेने वाली आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा इसके जो भी है रेस्पेक्टिव, मैं आपको थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी का जितना भी है अब तक हमने पहले और दूसरे लेक्चर में, तो थोड़ी एनसीईआरटी मैं आपको पढ़वाता हूँ। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आपको हल्का सा क्या आएगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने क्या क्या बात पढ़ ली, क्योंकि एनसीईआरटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम साथ साथ एनसीईआरटी, उसके पॉइंट्स टू पॉन्डर, वो सारा कवर अप करके चलेंगे। मेरा जो पॉइंट है ये लेक्चर जो ये भी बनाने का, मैं इतनी जो एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक बार ही बहुत सारा एफर्ट डाल दूँ, ताकि बच्चे को वो सहूलियत मिले, उसको वो बात थोड़ी सी पता चले और काम आसान हो जाए बच्चे के लिए, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। डन है। तो हम एनसीईआरटी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डिस्कस क्या मतलब, जो इम्पोर्टेंट थोड़ी पॉइंट है वो पढ़वाता हूँ आपको। तो ये आपका कौन सा चैप्टर, पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है, काम काम की बातें पढ़नी है, ठीक है, जहाँ से आपको थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ हम कर क्या रहे हैं। और एनसीईआरटी में भी सेम ही बातें लिखी हुई हैं, तो आप कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हैं। और एनसीईआरटी ही हमारे लिए, क्योंकि एनटीए तो इसी पे ट्रस्ट करता है, जो इस पे लिखा हुआ स्टेटमेंट है वही सच माना जाएगा। तो ये तो हमारे लिए बाइबल होगी, या कुछ भी मान लो, गीता, कुरान, कुछ भी मान लो, जो आपको मानना है। फिजिक्स के लिए वही है, ग्रंथ ही है ये हमारे लिए। तो
अगर आप देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, सबसे पहले जब चैप्टर शुरू होता है इंट्रोडक्शन में देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। तो हम क्या पढ़ रहे थे? चार्ज एट रेस्ट, यही तो पढ़ा था पहले लेक्चर में, तो वो इसने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। अब देखो आगे हम फोर्स की भी बात करेंगे, कूलम्ब्स लॉ की, फील्ड की बात करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ये सारी, लेकिन किसकी वजह से? स्टैटिक, चार्ज एट रेस्ट पढ़ेंगे, चार्ज एट रेस्ट पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज की मैंने डिस्कवरी और बहुत सारी बातें आपको बताई थी। खैर ये कुछ कुछ अंडरलाइन है, बस वो आप ध्यान से सुने। द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट्स टू काइंड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। मतलब जो मैंने बताया था +3 कूलम और -3 कूलम में कौन बड़ा है, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। ये पोलैरिटी है, प्लस और माइनस। ये क्या बताती है पोलैरिटी? इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। पॉजिटिव अलग चीज़ है, नेगेटिव मतलब अलग बात है। जैसे नेगेटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आना, उसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और पॉजिटिव का मतलब है वहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो अलग असल में है क्या? प्रॉपर्टी की बात है। ये देखो इसने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट टू काइंड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। साफ साफ भाषा में लिखा हुआ है। अब थोड़ा आगे आ जाते हैं। अब आप ध्यान से देखो, पहले तो ये लाइन मैंने मार्क नहीं की है, लेकिन ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने यहाँ आ जाए, मार्क कर रखी है, चलो छोड़ो। देयरफॉर द चार्जेस वर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये देयरफॉर मतलब ये पहले वाली लाइन का मतलब है। ये पहले वाली लाइन क्या कह रहा है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं वो दोनों के दोनों एक दूसरे के, जो जैसे न्यूट्रल हो गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अपन ने बात करी थी, तभी तो हमें उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा। अगर उसका इफेक्ट दिख जाता तो न्यूटन उसकी फिजिक्स पहले ही लिख के चला जाता, बहुत तगड़ा आदमी था वो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बाई अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा। ठीक है, वी नो दैट व्हाट व्हेन we know that when we add a positive number to a negative number of the same magnitude, the sum is 0. This might have been the philosophy in naming the charge as positive and negative. तो इसके पीछे जो फिलॉसफी है, जो हम माइट पॉसिबिलिटी जो है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में जो आया होगा, किताब लिखती है कि भैया ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेम नंबर को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, और हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो ये फिलॉसफी है उसके पीछे। अब बहुत सारे जब एक्सपेरिमेंट हुए बाई कन्वेंशन पहले ऐसा मान लिया गया, बाई कन्वेंशन द चार्ज ऑन द ग्लास रोड और कैट्स फर इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। बाई कन्वेंशन जो पहले लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने क्या मान लिया कि ग्लास रोड और कैट्स फर पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। दैट ऑन द प्लास्टिक रोड और सिल्क इज टर्म्ड एज नेगेटिव। ठीक है, अब तो हमें सच पता है, लेकिन पहले जब कन्वेंशन थी, जब पता नहीं था, अच्छे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पहले इलेक्ट्रॉन का कहाँ पता था? इलेक्ट्रॉन का तो पता ही भैया 1897 में चला है, समझ रहे हो? मैक्सवेल ने तो ये सारी बातें खत्म ही 1865 के अराउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी खत्म हो गई थी। तो ये सारी बातें तो बहुत पहली हैं भाई, समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब क्या है कि ये बाई कन्वेंशन, दो जो आप याद करते हो, जो कई बार सवाल आ जाता है ना कि इस सिल्क पे कैसा चार्ज है, तो वो बाई कन्वेंशन, इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसलिए बच्चे को क्या कहते हैं कि ग्लास रोड और कैट्स फर, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और प्लास्टिक रोड और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये बात याद रख लो। तो आपको अब यहाँ से क्या बात उठानी है कि भैया अगर मैं बात करूँ ग्लास रोड की बात, ये अपने नोट्स में ऐड कर दो, ग्लास रोड और कैट्स फर, इन दोनों पे क्या है? पॉजिटिव, हम मानते हैं। ये क्या है? बाई कन्वेंशन। दूसरा सिल्क और प्लास्टिक रॉड, अगर मैं बात करूं किसकी? प्लास्टिक रॉड और सिल्क, तो बाई कन्वेंशन इस पे क्या मानते हैं हम? नेगेटिव चार्ज, अगर कभी आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है। डन है, जो लोगों ने पहले एक्सपेरिमेंट किए, जो उन्होंने माना। आगे देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट possesses an electric charge
इट इज़ सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज। तो इलेक्ट्रीफाइड का मतलब जो मैंने क्लास में बताया था आपको, पहला लेक्चर जो था हमारा, कि इलेक्ट्रीफाइड मतलब चार्ज आ जाना, तो हम उस बॉडी को क्या कह देते हैं कि इलेक्ट्रीफाइड। वो यही बात कह रहा है कि आपको कोई, ये मतलब एक तरह से टर्म है, स्टैंडर्ड टर्म है, कि आपको कह दे कि ये बॉडी इलेक्ट्रीफाइड है, तो इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर चार्ज है, दैट्स इट। व्हेन इट हैज़ नो चार्ज इट इज़ सेड टू बी न्यूट्रल। तो दो चीज़ हम चैप्टर में यूज़ करेंगे, या आपको स्टैंडर्ड कभी, क्योंकि जब सवाल बनेगा भैया तो स्टैंडर्ड ही तो बनेगा, स्टैंडर्ड बनेगा ना जब एनटीए पूछेगा तो वो इसीलिए टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या, किस बात, किस टर्म का क्या मतलब है। आई होप कि आपके यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। डन है। और ये ठीक है, ये बॉक्स तो ऐसा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे तो आगे जो भी है मैंने सारी एनसीईआरटी में मार्क कर रखे हैं पॉइंट। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे हम एनसीईआरटी, फिर बाद में पॉइंट्स टू पॉइंटर, तो मैं आपको हर एक बात अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जो एनसीईआरटी में भी अच्छे सवाल हैं इनकी एक्सरसाइज के, वो हम बाकायदा क्लास में करेंगे, बाकायदा क्लास में करेंगे। जिस टॉपिक से रिलेटेड जो है एनसीईआरटी साथ साथ हम करते चलेंगे ताकि हम बेहतर फील करें। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए। और इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप अपने जैसे बच्चों को हेल्प करें। अगर आपको ये लेक्चर इफ़ेक्टिव लग रहे हो तो इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये ज़्यादा बच्चों तक ये बात पहुंच पाए और हेल्प हो सके। बिकॉज मेरा बहुत सारा एफर्ट इसमें जा रहा है लेक्चर बनाने के लिए। अगर आप तक मेरी बात नहीं पहुंच पाई तो फिर उसका कोई पॉइंट नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली अ पॉइंटलेस एफर्ट। सो आई रिक्वेस्ट, जिस भी को भी ये लेक्चर्स मिल रहे हों वो अपने दोस्तों के साथ, अगर आपके लेक्चर इफ़ेक्टिव, अगर आपको लग रहा है कि आपकी हेल्प हुई है, आपके लिए इफ़ेक्टिव है और आपको वो समझ में आ रही हैं बातें, और ये आदमी थोड़ा वो ठीक ठाक बता रहा है, तो आप दूसरे बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, हम कंटिन्यू करेंगे। और पढ़ते रहिए, हौसला रखो। देखो कई बार बच्चा हौसला तोड़ देता है कि यार समझ नहीं आ रहा, यार पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। अगर आप बहुत सारे बातें सोचने वाले हैं तो फिर तो नहीं होने वाला। आप अपने लाइफ में सर्टेन गोल्स हैं वो आप बनाते हैं, ठीक है, बढ़िया बात है, उनके पीछे मेहनत करनी चाहिए। और डर देखो सबको लगता है नहीं अचीव हो पाया, कोई बात नहीं, नहीं अचीव हो पाया तो तब की तब देखेंगे, कुछ और कर लेंगे भाई। पर अभी इस मोमेंट में तो अगर मैंने मेहनत नहीं की तो फिर तो मैं अचीव कर ही नहीं पाऊंगा ना। तो उस माइंडसेट के साथ आप अपने आप को तैयार करें, अपने आप को बेहतर बनाएं। बेहतर कोई नहीं होता, बेहतर इंसान बनता है, इट्स अ प्रोसेस। तो आप प्रोसेस को एंजॉय करें। मिलते हैं जी अगले लेक्चर में।